जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। जी सवाल ये है बच्चों कि कोई नहीं, हमारी इनकी आपस में बात चल रही थी। सवाल ये है कि कौन कौन सी चीज़ों पे भाई जीरो रेट टैक्स लगना है। तो उसमें मोहतरम दो चीज़ें हैं जिन पे जीरो रेट टैक्स लगना है। एक तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि पेज 446 पे आइएगा। एक तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी हैं, और एक आज नई बात बता रहा हूँ जो चीज़ें फिफ्थ शेड्यूल में स्पेसिफाई हुई हैं। तो एक लफ्ज़ याद कर लें बस, फिफ्थ शेड्यूल। घर जाके फिफ्थ शेड्यूल आखिरी सफे पे देखना नहीं है कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल में जो चीजें स्पेसिफाई कर दी गई उन पे भी जीरो रेट लगना है, और एक्सपोर्ट पे तो ऑब्वियसली जीरो रेट लगना है। अच्छा, अब बोर्ड को ऐड कर लें। ऑन कर लें, ऑन ज्यादा आसान है। अच्छा, पीआईए का एक जहाज जा रहा है, तो वो जा रहा है बाहर के मुल्क। आपको पता है जहाज अक्सर बाहर के मुल्क जाते हैं। तो पीआईए का एक जहाज जा रहा है बाहर के मुल्क, तो उसमें रास्ते में जहाज में क्या इस्तेमाल हो जाएगा? खाने पीने की चीजें, टिश्यू पेपर, टिश्यू रोल्स वगैरह, और पेट्रोल। ये चीजें रास्ते में इस्तेमाल हो जाएंगी, इन्हें कहते हैं कंज्यूम्ड। तो अगर आप गोरमे वाले हैं और पीआईए वालों को सैंडविच वगैरह बेचें और वो सैंडविच रास्ते में इस्तेमाल हो जाने हैं, तो ऐसी सूरत में वो जीरो रेट होंगे। अगर आप पीएसओ वाले हैं और आप पीआईए को ऐसी फ्लाइट के लिए पेट्रोल बेचें जो बाहर के मुल्क जानी है, तो वो जीरो रेट है। तो वो चीजें जो रास्ते में हवाई जहाज में इस्तेमाल हो जाएंगी उनको भी आपने जीरो रेट लगा के देना है। सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजंस, स्टोर्स एंड प्रोविजंस को लिखें मील, टिश्यू पेपर्स, फ्यूल। मील और फ्यूल एक जैसी चीज नहीं है, लेकिन मील और फ्यूल इस्तेमाल हो जाते हैं ना रास्ते में। सप्लाई ऑफ स्टोर्स प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन, जो इस्तेमाल हो जाने हैं रास्ते में। ऑन अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। जहाज कहां जा रहा है? पाकिस्तान से बाहर। हर जहाज पाकिस्तान से बाहर जाता है, कुछ जहाज पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही। जो लाहौर से कराची जहाज जा रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। जो लाहौर से लंदन जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो लाहौर से जर्मनी जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, बाकी की बात नहीं हो रही। पॉइंट सी, अबोर्ड का मतलब ऑन काट के ना करें। अबोर्ड होते हैं यानी बोर्डिंग पास मिल गए हैं, सवारियां बैठ गई हैं। ओके, अच्छा भाई, पाकिस्तान के अंदर कुछ नागुजीर हालात आ जाएं, नेचुरल डिजास्टर, जल्जला आ जाए, या फिर सिक्योरिटी का मसला पड़ जाए, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आ जाए, या कोई फूड सिक्योरिटी कहत पड़ गया, या कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ गया। इन हालात में अक्सर हम बाहर के मुल्कों से चीजें मंगवाते हैं। बायलैटरल मींस पाकिस्तान और बाहर के मुल्क ने मुआहिदा किया और चीजें मंगवाई बाहर के मुल्क से, बायलैटरल दो मुल्कों के दरमियान मुआहिदा हुआ। मल्टीलैटरल मीन दो से ज्यादा मुल्कों से चीजें मंगवाई, 3 से 4 से 5 से चीजें मंगवाई। तो ऐसी सूरत में जो भी चीजें इंपोर्ट होंगी उन पे भी जीरो रेट लगेगा, और फिर आगे इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में अगर बिकेंगी तो भी जीरो रेट लगेगा। तो सच अदर गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, ये काट दें, एज द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई व्हेन एवर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, हालात बन गए, टू टेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी है, नेचुरल डिजास्टर है, इस वजह से इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा। तो ये चीजें भी किसमें फॉल कर जाएंगी? जीरो रेट में। अच्छा जी, 3 एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं, एक्सपोर्ट्स जो जीरो रेट नहीं है। 3 एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जो जीरो रेट नहीं है, इनको जबानी याद कर लें। ऐसी एक्सपोर्ट जिसको री इंपोर्ट करने की नीयत हो, यानी आपने एक्सपोर्ट कर दी है चीजें लेकिन अगले बंदे को कहा 2-3 महीने बाद तुमने मुझे वापस कर देनी है। नंबर 2, ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट की जिसके बारे में हुकूमत ने कहा हुआ था कि अगर आपने इसको एक्सपोर्ट कर दी तो 100 वाली चीज 117 की बेचनी है। और तीसरी, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स बन गए, एक्सपोर्ट के लिए सामान तैयार भी हो गया, लोड भी हो गया, लेकिन बाद में आपकी नीयत बदल गई, आपने सामान एक्सपोर्ट नहीं किया, सामान उतरवाया सारा और आपने पाकिस्तान में बेच दिया। तो ये 3 एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं विच विल बी चार्ज टू टैक्स एट द 17%, दे विल नॉट बी चार्ज टू टैक्स एट 0%। लिस्ट टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स बताएं विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, जो जीरो रेटिंग से बाहर गिर जाएंगी, जाके जीरो रेट नहीं होंगी। एक्सपोर्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू बी री-इंपोर्टेड, गुड्स दैट हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स बन गए, सब तैयार हो गया, पैक भी होगी चीजें, बट आर नॉट एक्सपोर्टेड, लेकिन बेची नहीं बाहर। गुड्स
दैट हैव बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट को एक ऐसा मुल्क बताया हुआ है अगर उसको आपने चीजें एक्सपोर्ट कर दी। एक्सपोर्ट्स नहीं कहेंगे ना, जाहिर बात है। ओके, आप आए सफ़े के इस चैप्टर के एंड पे, आखिरी सफ़ा। अच्छा मुझे बताएं, पेज 465 पे इस एक्सपोर्टर को कितना रिफंड मिल रहा था? पेज 465 पे इस एक्सपोर्टर को कितना रिफंड मिल रहा था? 136, पेज 465 पे। और रिफंड मिलना भी पूरा चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट सेल वाले को रिफंड मिलता है। लेकिन अगर हुकूमत जबरदस्ती कह दे जाओ 136 नहीं लेना, तुम 130 ले लो, बस चुप, बोलना मत, जाओ निकलो, बट ठीक है, फिर ये पावर हुकूमत के पास है। लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स के लिए यही बात याद रखनी है कि जो फिगर भी यहां आएगी न्यूमेरिकल में, यहां पे उसे हम रिफंड में ही डाला करेंगे। लेकिन हुकूमत के पास ये पावर है कि एक बंदा 136 लेने गया, किसी वजह से उसे कम पैसे दे दे। आए The federal government may restrict input for person making a zero rate sale। वो पेज कौन सा था? 440 465 लिखें। पेज 465 वाले सिनेरियो में हो सकता है, पेज 465 वाले सिनेरियो में हो सकता है हुकूमत इसको 136 की बजाय 130 वापस कर दे, 136 की बजाय 130 वापस कर दे। ओके नेक्स्ट। यार अब ये तो सेल्स की बात हो रही थी ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो इंजन वगैरह इंपोर्ट करते हैं, अगर हुकूमत उसको भी चाहे तो जीरो रेट कह सकती है। इंजन वगैरह जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, अगर हुकूमत उसे भी चाहे तो जीरो रेट कह सकती है। अब इंपोर्ट्स की बात शुरू होगी, वो भी जीरो रेट हो सकती है। अंडर सेक्शन 60 ऑफ द कानून फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो कुछ गुड्स के बारे में बता दे, अगर वो इंपोर्ट की गई तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होंगी। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो जीरो रेट बन जाएगी, या फिर पार्ट पेमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो फिर जीरो रेट तो नहीं होगी। तो इंपोर्ट्स को अंडरलाइन कर लें, इंपोर्ट्स के बारे में भी जीरो रेट हो सकता है। लेकिन ये न्यूमेरिकल के लिए बातें नहीं इंपॉर्टेंट होती है। ये जब भी ये लफ्ज आ जाएगा ना, एनी टैक्सेबल गुड्स, एनी गुड्स, तो ये जनरल रूल नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए, ये एक एक्सेप्शन है जो पेपर में नहीं आती। ये बस लॉ मेकर कवर कर रहा होता है डिफरेंट सिनेरियोस को। ओके, सेक्शन 5 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इधर देखें, फरवरी मार्च, ये तार को इतना बहुत लंबी है ये तार, इसको छोटा करें। अच्छा, फरवरी में कैश रिसीव हुआ, आइंदा से फरवरी में कैश रिसीव हुआ और मार्च में गुड्स डिलीवर हुई। किसी को याद है टाइम ऑफ सप्लाई के डेफिनेशन के मुताबिक विच एवर इज अर्लियर, तो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? तो आप बताएं, इधर बिल फर्स्ट टैक्स का रेट 17% था, हुकूमत रेट बढ़ा भी देती है, 18% भी कर सकती है। तो लॉ में तो सारे सिनेरियोस कवर हो रहे होते हैं ना। तो फिलहाल तो आपको पता है आजकल हुकूमत ने 17 ही रखा हुआ है, लेकिन लॉ ने एक सिनेरियो तो कवर करना था कि मैं रेट बढ़ा भी सकता हूं। अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाए तो क्या करें? अब मैं किस महीने का रेट चूज करूं? जब चीजें आई या जब पैसे, जब पैसे आए या जब गाड़ी डिलीवर हुई? ओ भाई, अर्लियर देख लो कौन सा है और अब आप रेट बता दें कौन सा यूज करेंगे। 17%। किस महीने का रेट यूज करेंगे? जो टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन ने समझाया है। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन ने कौन सा रेट यूज करना समझाया है? अर्लियर वाला रेट। तो मेरे लिए रेट कौन सा होगा? 17% वाला। पढ़े जरा क्या सिनेरियो है जी। अगला, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अभी नोट ना करें, अभी पढ़ें। इफ देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ अ टैक्सेबल सेल, ऊपर लिखें ऑफ कार, अ टैक्सेबल सेल ऑफ कार made by Honda is chargeable at the rate applicable at the time of supply। जरा इस सिनेरियो में मुझे बताएं, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? फरवरी, तो फरवरी का रेट लगेगा।
नोट कर लें। ये बात पिछली बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, तो फरवरी का रेट लगे ना अर्लियर 17% वाला। ओके, आगे आ जाए। अच्छा, ये जो आप चीजें इंपोर्ट करते हैं ना, अब मैं इंपोर्ट की बात करने लगा हूं। इंपोर्टेड गुड्स, लोकल सेल की बात नहीं कर रहा, गाड़ियों की बात नहीं कर रहा। ये चीजें आप इंपोर्ट करते हैं ना, ये दो किस्म की होती हैं। ये दो किस्म की होती हैं। एंटेड फॉर होम कंजम्पशन का मतलब है कि आप चीजें इंपोर्ट करते ही घर ले आए। घर से मुराद दुकान होती है आपकी। चीजें इंपोर्ट करते ही घर ले आए। और क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस ये होता है कि लोग ना जरा ज्यादा सामान मंगवा लेते हैं, तो फिर दुकान पे जगह नहीं होती। तो फिर हुकूमत ने ना कराची में बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए हुए हैं साहिल समंदर के पास। फिर हुकूमत उन साहिल समंदर में स्टोर कर लेती है आपका सामान उस वेयर हाउस में। फिर आप थोड़े दिनों बाद जाके वेयर हाउस से क्लियर करवा लेते हैं। तो इन दो सिनेरियोस को पहले जरा उर्दू में लिख लें, फिर मैं आगे समझाना शुरू करता हूं। लिखें जी, गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन। इसका मतलब लिखें उर्दू में, चीजें इंपोर्ट करते ही पिक कर ली। यहां लिखें, यहां लिख लें, चीजें इंपोर्ट करते ही पिक कर ली। इसे क्या कहते हैं? होम कंजम्पशन। और इधर लिखें, चीजें इंपोर्ट करके हुकूमत के वेयर हाउस पड़ी रही। यहां चीजें इंपोर्ट करके हुकूमत के वेयर हाउस पड़ी रही, बाद में पिक की। आप बता दें जी किस सूरत में जल्दी पिक हो जाएंगी? होम कंजम्पशन। अच्छा, अब सफे पे ना यहां जगह खाली है, यहां एक बात लिखें, गुड्स डिक्लेरेशन, फुल स्टॉप, फिर आगे उसे डिफाइन करें। गुड्स डिक्लेरेशन, इट इज अ पेज prepared by taxpayer showing details of goods imported. It is a page prepared by taxpayer showing details of goods imported. कि लैपटॉप आए हैं, मोबाइल आए हैं, इंजन मंगवाए हैं, क्या मंगवाया। It is submitted by taxpayer to tax authorities. It is submitted by taxpayer to tax authorities. Taxpayer को TP भी कहते हैं। It is submitted by taxpayer to tax authorities. चलें जी, अब आप मुझे बता दें गुड डिक्लेरेशन का सफा किस सूरत में जल्दी जमा करवाएंगे और किस सूरत में लेट जमा करवाएंगे। जब होम कंजम्पशन वाला सिनेरियो होगा तो फौरन ही बता देंगे क्या क्या सामान मंगवाया ताकि चीजें उठाने में आसानी हो। और जब वेयर हाउस से सामान उठवाएंगे तो फिर जिस वक्त वेयर हाउस से क्लियर हो रही होंगी चीजें उस वक्त समझ सफा जमा करवाएंगे। तो अगला दोनों डब्बे पढ़ लें, बात तो सेम लिखी हुई है, बस एक छोटा सा लफ्ज ऐड हुआ है मेरे ख्याल से। वो लफ्ज ऐड हुआ है, देखें यहां पे, अगर मैं इस लफ्ज को इग्नोर कर दूं तो दोनों लाइनें सेम है। बता दें जी, अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट की हैं तो किस दिन का टैक्स रेट लगेगा? द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड बाय टैक्स पेयर टू गवर्नमेंट। कौन जमा कराएगा गुड डिक्लेरेशन वाला सफा? गवर्नमेंट को। और दूसरे सिनेरियो में क्या होगा? द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच गुड डिक्लेरेशन, ये नया लफ्ज है, ये नया लफ्ज है, इसका फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स इज प्रेजेंटेड। तो क्लियरेंस थोड़ी लेट होगी या उसी दिन हो जाएगी? वो तो फिर लेट होगी ना। चलें यार, अब थोड़े से इन सिनेरियोस के अंदर इंटरेस्टिंग बातें आने लगी हैं। अगला सिनेरियो है एक ओवर एफिशिएंट बंदे का। ओवर एफिशिएंट बंदा कभी देखा आपने? बना ना करें, बस देखा हो सकता है आपने कभी जिंदगी में। ओवर एफिशिएंट, अगले को बोलने नहीं देते। एक बंदा था, अपने बच्चों को लेके चला गया साहिल समंदर। अबू क्यों लेके जा रहे हैं?
बेटा मैंने सामान मंगवाया है, बाहर से जहाज आएगा सामान लेके, और सी पोर्ट पे हम जाएंगे और बहरी जहाज का इंतजार करेंगे। अब्बू सामान कब आना है? बेटा वो 2-3 दिन में आने, चलो जरा चलें, पहली दफा सामान आ रहा है, जरा चल यार। वो सारे भी बच्चे सब त्यार तूर होके 3-4 दिन पहले चले गए। क्या हो रहा है जी? सामान आ रहा है बाहर के मुल्क से। ओवर एफिशिएंट। और जाते ही 2 तारीख को, या फर्ज करें 5 तारीख को मैं कहता हूं, और जाते ही 5 मार्च को कस्टम अथॉरिटीज को कहा ये पकड़ो गुड डिक्लेरेशन, मेरा सामान आ रहा है। उन्होंने कहा कहां आ रहा है? इसने कहा नजर नहीं आ रहा, जहाज आ रहा है सामान। अब सामान आते 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 जहाज मस्ती करते करते घूमते घूमते 15 मार्च को जहाज पहुंचा। जहाज तो जहाज होता है, आपको पता है। तो 15 मार्च को वो पहुंचा। तो अब 15 मार्च को कन्वेंस इज डिलीवर्ड, सामान डिलीवर होगा। अब लॉ मेकर कहते हैं गुड डिक्लेरेशन वाला डेट वाला रेट नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो तूने एडवांस में जमा करा दिया था, अभी तो सामान भी नहीं आया था। तो अगर कोई जहाज आने से पहले अगर कोई जहाज आने से पहले सफा जमा कराने की कोशिश करे तो उस डेट को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। पढ़ें। एग्जाम्पल, गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड ऑन मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस का मतलब लिखें सामान। ये थोड़ा सा मुश्किल सा एक लफ्ज है, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, सामान। सामान इज डिलीवर्ड ऑन 15 जनवरी। अब ओवर एफिशिएंट क्यों था? सामान आया नहीं, सफा पहले जमा करा दिया। उसी तरह दुकानदार के आपसे पूछिए ना, तुमने चीजें क्या खरीदनी है? भाईजान ये बिल ले लें। भाईजान चीजें तो लेने दें। नहीं, मुझे पता है आप क्या सोच के आए होंगे। रेट ऑफ 15 जनवरी 17 इज एप्लीकेबल। जरा पढ़ें। नॉन मादरी जुबान। वेयर गुड डिक्लेरेशन, वो क्या होता है? इट इज अ पेज प्रिपेयर्ड बाय टैक्स पेयर वेयर गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ जहाज। जहाज आने से पहले आपने सफा बना लिया। द टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑन द डेट द सामान इज डिलीवर्ड। मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस का मतलब लिखें सामान। ऑन द डेट सामान इज डिलीवर्ड। ओके। अच्छा भाई, अब एक वेयर हाउस वाले में एक सिनेरियो है, वो जरा आपने समझना है। मार्च को आपने अपना सामान क्लियर करवाया वेयर हाउस से, तो हुकूमत ने कहा यार वो टैक्स भी दे जाओ। हमने कहा यार इंजन इंपोर्ट किए हैं, होंडा कार्स एक नाम है हमारा, टैक्स दे देंगे, क्या हो गया यार, 2-3 दिन दो, हम आपको इंशाल्लाह पेमेंट कर देते हैं। और दफ्तर भी आपको हमारा पता है, सब पता है। और तो सुने आपके बेटे ने हमारी गाड़ी ली है, हद होगी यार, इतने भी क्या बेतबारी है। तो यकम मार्च को आपने वेयरहाउस से सामान क्लियर करवाया और हुकूमत से आपने कहा यार मैं आपको टैक्स पे कर देता हूं। अब हुआ क्या, आपको हुकूमत देती है 7 दिन। यकम मार्च को इसमें नहीं डालेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मार्च तक आपने टैक्स जमा कराना है। अगर 8 मार्च तक आपने टैक्स जमा करा दिया, फर्ज करें ये अच्छा बच्चा था, 5 मार्च को इसने टैक्स पे कर दिया, तो फिर इसके लिए ना 5 मार्च वाला रेट ऑफ टैक्स नहीं लगेगा, फिर जो रेट ऑफ टैक्स यकम मार्च वाला है वही लगेगा। क्लियर? और अगर ये बंदा सुस्त निकला, इधर ही नहीं, 1 मिनट, अगर ये बंदा सुस्त निकला, इसने यकम मार्च को चीजें क्लियर करवाई वेयर हाउस से, बैठे 1 मिनट, इसने यकम मार्च को चीजें क्लियर करवाई वेयर हाउस से, और हुकूमत ने कहा यार 7 दिनों में टैक्स दे देना 8 मार्च तक। 8 मार्च भी गुजर गई, इसने टैक्स जमा नहीं कराया, इसने जाके टैक्स जमा कराया 10 मार्च को। अब हुकूमत कहती है तुम्हें यकम मार्च वाला रेट हम नहीं यूज करने देंगे। अब सेकंड सिनेरियो में किस रेट डेट वाला रेट टैक्स का लगेगा? 10 मार्च वाला। जरा कोशिश करें ये एग्जांपल नीचे वाली पढ़ने की, और अगर ये नोट करना है तो कर लें, अगर फिर नहीं करना तो ना करें। ये एग्जांपल 2 पढ़ें। वहां से लैपटॉप से उसको चेंज किया,
तो एक दफा करके देखा था उसने आपने? हाँ अगर इसको पीछे निकालना तो ज़्यादा डर है, मतलब वो पर्दे से बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा पीछे लेके जाने से भी नहीं होगा, थोड़ा सा एक आधा फुट जल्दी से करके देखते हैं। आप ऐसा करें, पूरी 1140 पे आ सकते हैं इधर, एग्जैक्ट लेवल 40 पे आ जाए, 38 पे लेवल 40 पे आ जाए, कर लेते हैं चेक। ये वाला भी बंद, वो वाला भी बंद। भाई को ये वाला बंद कैसे होगा? वो अगर किसी को मैसेज करो ये बंद करा दें, ये डायरेक्ट थ्रो कर रहा है। आप अभी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ताकि उसकी थ्रो ना पड़े। ओके, goods are cleared from warehouse on your come March, and good declaration is presented on same date. Under the two scenarios, determine the date tax. ये वो फिक्रा सही कर लें। Under two independent scenarios, determine the date at which tax will be charged. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उस टाइम मैंने क्या बोला? 39 लिखा, एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। नहीं 89 है सर, 89 है। ओके, तो डिटरमिन द डेट एट विच टैक्स विल बी चार्ज्ड। पहला सिनेरियो क्या जी? अच्छा बच्चा था, कितने दिनों में जमा करा गया? 7 दिनों में। यकम के बाद 8 मार्च तक टाइम था, 7 दिनों में जमा कराना था और 5 मार्च को जमा करा गया। तो फिर आपके लिए कौन सा रेट यूज होगा? 1 मार्च वाला। और अगर 10 मार्च को आपने जमा करवाया तो फिर आपने लेट जमा कराया, 10 मार्च वाला रेट यूज होगा। पढ़ें, इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम, अगर वेयर हाउस से चीजें क्लियर करवा रहे हैं, टैक्सेस नॉट पेड इन 7 days of presenting of good declaration, वो सफा होता है जो आप जमा करवाते हैं। The tax shall be charged at the rate applicable on which tax is actually paid। असल में ना ये तो सिर्फ सेकंड सिनेरियो को डील कर रहे हैं, दूसरा सिनेरियो तो ऑब्वियसली आपको पता है फिर क्या बनेगा। ये सिर्फ सेकंड सिनेरियो को डील कर रहा है कि अगर आपने 7 दिन बाद टैक्स जमा कराया तो फिर किस दिन का रेट लगेगा? उसी दिन का जिस दिन आपने टैक्स पे किया। ओके, अगला डब्बा। ये जो बात है ना, ये बात का बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग का मतलब है इनका पिछली बातों से कोई लिंक नहीं है, पिछले से लिंक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। क्या हुकूमत ने मिड ऑफ मार्च में, यानी मिसाल के तौर पे 18 मार्च को हुकूमत ने सेल्स टैक्स का रेट बदल दिया। अब यकम से 18 और रेट है, 19 से 31 मार्च तक और रेट है। अब लॉ मेकर कह रहे हैं ऐसी सूरत में ना अगर कभी मिड ऑफ मंथ में रेट हुकूमत बदल दे टैक्स का तो अब 2 रिटर्न जमा करा दो बस। पढ़ें, इफ देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ, महीने के दरमियान ही टैक्स रेट बदल गया, अ सेपरेट रिटर्न हैज टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पोर्शन ऑफ टैक्स मंथ, पीरियड मंथ होता है, शोइंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रेट्स। अच्छा भाई ये बताएं, हुकूमत के खजाने में आप कब कब टैक्स जमा कराते हैं? जब इंजन इंपोर्ट करते हैं और जब कार सेल करते हैं, ऐसा ही है। तो हुकूमत के खजाने में कितने मौके पे टैक्स जमा कराते हैं? जब टायर परचेज करते हैं तब क्यों नहीं आप हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा करवाते? तब तो जनरल टायर टैक्स जमा करवाता है। अच्छा, अगर हुकूमत के खजाने में आप 2 मौके पे टैक्स जमा कराते हैं तो इसमें 2 सवाल होंगे। पहला सवाल, आपने किस टाइम जमा कराना है? दूसरा सवाल, आपने ये टैक्स कहां जमा करवाना है, किस दफ्तर में जाके जमा करवाना है, किस टाइम जमा कराना है? तो कहते हैं इंपोर्ट की स्टेज पे जब आप इंजन इंपोर्ट कर रहे हो तो जिस वक्त आप कस्टम ड्यूटी जमा कराते हो ना उसी वक्त जमा करा देना। कहते हैं मैं उसमें कोई रूल वगैरह नहीं बना रहा अपना, कस्टम ड्यूटी जब जमा कराते हो ना जमा करा देना। वो कस्टम ड्यूटी ना गुड डिक्लेरेशन के साथ ही जमा करा दी जाती है, तो वो जिस वक्त आप कस्टम ड्यूटी जमा कराते हो उस वक्त जमा करा देना। लेकिन जो गाड़ियों की सेल वाला टैक्स है ना, वो मैंने आपको कई दफा
बताया हुआ है हमने हुकूमत को कब जमा करवाने हैं। हम यकम से 31 जनवरी तक जितनी गाड़ियां बेचें, उसमें एक हमने सरासे को भी बेची थी 30 लाख वाली 35,10,000 की, तो उसका भी 5,10,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। और भी इसी तरह कई लोगों को गाड़ियां बेची होंगी। तो यकम जनवरी से 31 जनवरी तक जितने लोगों को गाड़ियां बेचें उसका 5,10,000 अपनी जेब में डालते रहें और 15 फरवरी को जाके हुकूमत के खजाने में जमा करवा दें। तो गाड़ियों की सेल का टैक्स आपने कब जमा करवाना है? रिटर्न जमा करवाते हुए। क्या करवाते हुए? रिटर्न जमा करवाते हुए। और जमा कहां कराना है? जहां कस्टम ड्यूटी जमा करा रहे हैं। कहते हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा कहां जमा कराई जाती है, ये बात हिडन ही रहने दो। जहां कस्टम ड्यूटी जमा कराते हैं उसी दफ्तर में क्या जमा करा दें? सेल्स टैक्स। लेकिन ये जो 35,10,000 में से 5,10,000 सरासे वाला है, ये आप जाके बैंक में जमा करवा दें। वो नेशनल बैंक वगैरह में अकाउंट होता है इनका सेल्स टैक्स वालों का, तो बैंक में जाके आप जमा करवा दें। तो ऐसा चीज इस तरह नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। इसको आप देख लें, इधर पढ़ लें सारा। क्या सेक्शन है जी? टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। इसमें अंडरलाइन कर लें टाइम ऑफ पेमेंट इंपोर्टेड वाला और टाइम ऑफ पेमेंट टैक्सेबल सेल्स वाला। और अगला अंडरलाइन कर लें मोड एंड मैनर। तो टाइम बता दें जी किस वक्त टैक्स जमा कराना है। जो इंजन इंपोर्ट करें, लिखें इंजन इंपोर्ट, लिखा करें इंजन इंपोर्ट का टैक्स कब जमा कराना है होंडा ने? पढ़ लें अब क्या है। द टैक्स ऑन इंपोर्ट शैल बी पेड एट द टाइम एट विद द कस्टम ड्यूटीज पेएबल एंड द प्रोविजंस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स कलेक्ट करने का तरीका कस्टम के लॉ में जाके पढ़ लो। नेक्स्ट, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल्स। आगे लिखें ऑफ कार्स। नहीं लिखेंगे तो याद मुश्किल से हो जाएंगी चीजें। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल्स ऑफ कार्स। द टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल्स shall be paid by registered person at the time of filing of return। तो वो लिख लें। जनवरी की जो गाड़ियां सेल हुई हैं उनका टैक्स 15 फरवरी को देंगे। जनवरी में जो गाड़ियां सेल हुई हैं उनका टैक्स 15 फरवरी को देंगे। अगली लाइन आपको पता है वो अजीब सी लिखी होती है। द बोर्ड में डायरेक्ट टैक्स ऑन सर्टन सेल शैल बी पेड इन एनी अदर वे। अच्छा जी, ये तो हो गया टाइम। अब आगे क्या है? मैनर, यानी कैसे जमा कराना है, कहां पैसे वगैरह किधर देने हैं। तो टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड शैल बी पेड इन द सेम मैनर एज इफ होता है एज्यूम करो। एज्यूम इज इट द कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के साथ ही जमा करा दो। एंड द टैक्स ड्यू ऑन टैक्सेबल, ड्यू का मतलब पेबल होता है ना, ड्यू का मतलब बोतल नहीं होता, ड्यू का मतलब पेबल होता है। द टैक्स पेबल, अबू ड्यू पे ला दें बेटा, वो तो पेबल होता है ना। The tax payable on taxable sale shall be paid by any of the following modes। दो तरीके हैं, या तो बैंक में जमा करवा दें जो बोर्ड ने बताए हुए हैं, नहीं तो फिर जमाना बड़ा एडवांस हो गया है, सच अदर मोड। सच अदर मोड में होगा इलेक्ट्रॉनिक कोई मोड, सच अदर मोड इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हैं आप, या और भी किसी तरीके से जो बोर्ड कहते हैं। The tax on imported goods shall be paid at the same time at which the custom duty is payable। हाँ पूछो। कर लो कोई मसला, जैसे भी कंफर्टेबल हो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलें जी अगले सफे पे आए। ले हजरात, अब ये मेन सेक्शन हमारे शुरू हो गए हम न्यूमेरिकल्स वाले। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आज हम पढ़ने लगे हैं, लेकिन छोड़ें, बड़ी थ्योरी की बातें कर ली, अब न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। आ जाइए न्यूमेरिकल में, इधर देखें अगला सफा डब्बा बना हुआ है। जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वो पढ़ना है। हमने 80 यूनिट परचेज किए हैं, फर्ज करें छोटा सा कैलकुलेटर पॉकेट। 80 यूनिट हमने परचेज किए हैं, कितने रुपए के एतबार से? हमने 60 रुपए के एतबार से परचेज किया। कैलकुलेटर पकड़ें, 80 ज़रब 60, छोटे से कैलकुलेटर 80 हमने खरीदे, 60 रुपए का एक कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर ही होती है ना छोटी सी। 80 ज़रब 60, 4800 रुपए के हमने कैलकुलेटर खरीदे। 4800 के खरीदे होंगे या 17% डाल के? 17% डाल के 4800 ज़रब 17% कितना आ गया? 816। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो कैलकुलेटर हैं हो सकते हैं इनके पैसे दे दिए हो सकते हैं ना दिए हों। परचेज कितने किस्म की होती है? दो, कैश या क्रेडिट। अच्छा ये सारे कैलकुलेटर बिक गए होंगे या कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी पड़े होंगे? सेल मेड फर्ज करें 50, सेल टू बी मेड, सेल टू बी मेड को क्या कहते हैं इंट्रो के टीचर? क्लोजिंग स्टॉक लिख लें।
अब हजरात आज आप मुझे परचेजेस की बाइफर्केशन बता दें दो एतबार से। दो एतबार से बता दें परचेजेस की बाइफर्केशन। परचेज कैश भी होती है, परचेज बिक भी जाती है, पड़ी भी रह जाती है। जैसे दरख्त, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। जैसे दरख्त, ये सब्ज पत्ते हैं, ये किसी और कलर के पत्ते हैं। दरख्त, इस पे फल लगता है, इस पे नहीं लगता। अब उसी दरख्त की जान लिए जा रहे हैं और आप कंपैरिजन डिफरेंट डिफरेंट चीजों का कर रहे हैं। तो परचेज कैश भी होती है, क्रेडिट भी होती है, और परचेज बिक भी जाती है और रह भी जाती है। अच्छा यार, हमने बेचे कितने हैं? 50। तो सेल में कितने जाएंगे? 50। सेल इंटू 120, माशाल्लाह हमने 120 रुपए की चीज बेच दी। तो सेल इंटू 120 इंटू 17% कितना आ रहा है? 1020। इमरान खान को पेएबल कितना है हमारी तरफ से? 204। इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये नई बात सीखी है, हमें पता थी। ये सेक्शन की हेडिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और अगली बात इसमें मजे की सुन लें, वो बात कॉन्सेप्ट मैंने आपको बारहा दिया हुआ है कि सेल्स टैक्स वाले इस चक्कर में नहीं पड़ते कि 50 में से 80 माइनस हो रहा है। लेट इट बी, होने दे माइनस। लेकिन एक और बात आपसे कर दूं, इस न्यूमेरिकल में मैंने एक काम नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। लोअर ऑफ एक्चुअल, ये तो एक्चुअल आ गया ना, और 90% ऑफ आउटपुट, वो हर न्यूमेरिकल में मैंने करना होता है। लेकिन अभी तो सिंपल एक तरह कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इस वजह से ऐसा किया है। वरना वो 90% वाला चेक हर जगह लगाना बाइंडिंग था। अब पढ़ लें हजरात, अब आपने हंसना नहीं है। ये बातें सारी सादा सादा सी बातें हैं कि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या होगा। हेडिंग ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स कैसे निकला करेगा? फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ a registered person on taxable sale made during a tax period, जो तमहीद बांध रहा है। अब हम इसको बांधते हैं, the person shall be entitled to minus input। ओए होए 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 काका, इनपुट माइनस हुआ करेगा, खीर नहीं होगी। अल्लाह, पढ़े ना दोबारा। द पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट। अच्छा इधर देखिए, यहां तक ना वो इनपुट की बात करेगा, फिर पता क्या कहेगा? द इनपुट विल बी माइनस फ्रॉम आउटपुट। अल्लाह अकबर। द इनपुट विल बी माइनस फ्रॉम आउटपुट। लेकिन यहां तक वो इनपुट की बात करेगा। तो इनपुट के बारे में पढ़ें। द पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट पेड और पेएबल। ये समझ आ गया? पेड और पेएबल ड्यूरिंग द टैक्स मंथ फॉर, हाँ यहां देखें, फॉर सेल मेड और टू बी मेड। क्योंकि आपको पता है परचेजेस सारी बिकती नहीं है, यहां इजाजत दी जा रही है, यहां अकाउंटिंग के मैचिंग कॉन्सेप्ट की धजियां बखेरी जा रही हैं। कौन सी परचेजेस माइनस करें? कहते हैं सारी परचेजेस माइनस कर लो, जो बिक गई हैं वो भी माइनस कर लो, परचेजेस जो बिक जानी है कभी वो भी माइनस कर लो। तो परचेजेस याद रखिएगा सारी माइनस करने की इजाजत है। तो आप बता दीजिए इनपुट की कैटेगरीज। द पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट पेड और पेएबल ऑन द सेल्स मेड और टू बी मेड बाय हिम। अब यहां पे बात खत्म हो गई इनपुट की। अब क्या कह रहे हैं? द इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट। ये नहीं पढ़ना आपने, ये नहीं पढ़ना आपने। द इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट दैट इज ड्यू इन दैट टैक्स मंथ। ड्यू का मतलब लिखें पेएबल, और एग्जैक्ट ड्यू की अमाउंट बताएं। 1020। अब जरा पढ़ें। द इनपुट बोले, द इनपुट will be deducted from output that is due in that tax period, जो उस टैक्स पीरियड में बना कितना आउटपुट इस टैक्स पीरियड में? 50 का बना या सबका बना? 50 यूनिट्स का बना। यार ये बड़ा ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट के लिए मुझे दबाना पड़ेगा कंट्रोल एंड, दब जा यार, कंट्रोल एंड, मान जा भाई। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आखिरी सफा जो है इस चैप्टर का, इसमें अच्छे बच्चों को सेल कितनी की थी? ये सवाल, इस सवाल की फिक्रें याद कर लें यार। अच्छे बच्चों को कितनी सेल की थी?
900 की, बुरे बच्चों को 800 की सेल की थी। अच्छा, लेकिन आपको पता है जब न्यूमेरिकल शुरू हो रहा था तो मैंने कहा था अभी 900 जमा 800 1700 पे फिलहाल 17 लगा दें और 3% एंड पे लगाएं। वो एंड पे क्यों लगाते हैं ये मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हूं, पर उसकी लॉजिक सुन लें, एंड पे क्यों लगाते हैं। असल में लोग बड़ी दो नंबरी करते थे। वो क्या करते थे, 900 जमा 800 1700, 1700 पे 17% जमा यही 3% ऑफ 800। उसे होता यह था कि आउटपुट बढ़ जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली ये 24 फिर इधर आ जाता था ना, ये 24 इधर आ जाता था। जब ये 24 इधर आ जाता था तो ये फिगर बढ़ जाती थी। जब ये फिगर बढ़ जाती थी तो इसका 90% भी बढ़ जाता था। कोई गहरी बात नहीं हो रही, इसका 90% भी जब ये बढ़ जाता था तो यही इधर आता था। जब ये इधर आता था तो ये फिगर बढ़ने की वजह से टैक्स हुकूमत को कम जाता था, तो हुकूमत ने कहा 3% को साइड पे करके जरा नीचे लगा दिया करो बस। तो ये 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से 3% को हम कहां रखा करेंगे, हमेशा नीचे। तो आउटपुट निकालते हुए 3% लगाने की इजाजत नहीं है, इसे अलग से ऐड करना है नीचे। वापस आ जाएंगे, देखें क्या लिखा हुआ है उधर, पेज नंबर कौन सा है। ओहो, ये क्या हो गया। सैटरडे को थोड़ा टाइम निकालिएगा, जोहर के बाद 2-2.5 घंटे निकाल लीजिएगा इंशाल्लाह। बैठेंगे इंशाल्लाह, कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा भाई, ये पढ़ें, आउटपुट में क्या चीज शामिल नहीं है। जो पहली लाइन आउटपुट की न्यूमेरिकल है उसमें क्या चीज शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग फर्दर टैक्स। इसलिए हम आउटपुट में से शामिल नहीं करते, हम नई लाइन डालते हैं ऐड 3% फर्दर टैक्स। आउटपुट में शामिल नहीं करते उसको। ये तो काट दिया करें ना, ये तो वो सेक्शन का रेफरेंस दे रहा होता है। यार ये इतना खूबसूरत पॉइंट है कि न्यूमेरिकल्स में भी आता है, थ्योरी में भी आता है और सिनेरियो बेस्ड सवालों में भी आता है। और उससे ज्यादा खूबसूरती इसमें यह है कि मैंने आपको ये कल पढ़ा भी दिया है, और उससे ज्यादा खूबसूरती यह है कि आपने घर में याद भी कर लिया है। तो इस पॉइंट को रिवाइज करें। मार्च में मैंने कोई चीज खरीदी और मैं मार्च में, ये मैंने कल नहीं पढ़ाई थी चीजें, मार्च में मैंने कोई चीज खरीदी और मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। यानी जनरल टायर से मैंने टायर खरीदे और टायर मुझे नजर आ रहे हैं पड़े हुए, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। टायर खरीद लिए, उसकी इनवॉइस जनरल टायर ने लेट भेजी, या टायर खरीद लिए उसका बिल मेरे से गुम हो गया, तो कोई मसला नहीं, अप्रैल में रिकॉर्ड कर लें, मई में कर लें, जून, और ये जुलाई में, अगस्त, शहजादे सितंबर में कर लें, लेकिन अक्टूबर में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो अ पर्सन हैज नॉट रिकॉर्डेड द परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च, व्हाट इज द रिलैक्सेशन अवेलेबल। इसे क्या रिलैक्सेशन है, ही कैन रिकॉर्ड, क्लेम रिकॉर्ड, he can record input till सितंबर तक आप रिकॉर्ड कर लो। Where Honda did not record purchase in March, Honda may record such input in the return for any of the 6 succeeding tax months। अगले 6 महीने में किसी भी महीने आप इसे माइनस कर लें। जी हाँ अनु भाई, आप हमारे वेलकम। ये दूसरी क्लास कह रही थी हमने आज काफी पढ़ना है, लेकिन मैंने कहा बस ये 5-7 मिनट ये पढ़ो, बस पढ़ो। वो कह रहे थे नहीं हमने पूरा टाइम आज पढ़ना है। तो नहीं चाचा, 2 पेज नहीं हुए, ठहर जा, नहीं आज हो लेने दे, आज हो जाए, नहीं ठहरो। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। अच्छा चैप्टर 22 कहां से हमने पढ़ना शुरू किया, 0 रेट से। यहां से पढ़ना शुरू किया 0 रेट से। कॉपी पेस्ट, डब्बा निकालो, डब्बे क्यों डाले, वो याद करने हैं, पागल ही हुए। हद हो गई यार, हद हो गई।
नजरों की हिफाजत कर लो। हद होगी, पागल ना आया। और ये देखना था, ये डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो है, आ जाए यार तो अब इधर, ये देखें ये देखें ये देखें, ये देखते जाए, पेड और पेएबल ड्यूरिंग द टैक्स मंथ, ऑन सेल, मेड और टू बी मेड। यार अजीब लोग आए हैं। आ जाए आप लोग सीए करें। सबसेक्शन 2, ये बस आखिरी बात पढ़ लें। सबसेक्शन 2, अच्छा भाई, परचेजेस हमारी 3 किस्म की हैं। परचेजेस हमारी वो 2 कैटेगरी जो पहले पढ़ाई हैं उनको छोड़ दें अब। परचेजेस हमारी बिल्कुल 3 किस्म की हैं। एक परचेजेस हैं जो हम लोकल करें, एक इंपोर्टेड है और एक है नीलामी से चीजें खरीद लें। तो परचेज हमारी 3 किस्म की है, यहां लिख लें। इन केस ऑफ परचेज मेड बाय होंडा, इन केस ऑफ परचेज मेड बाय होंडा फ्रॉम जनरल टायर, इन केस ऑफ परचेज मेड बाय होंडा फ्रॉम जनरल टायर। तो ये लोकल हो गई। एक कौन सी हो गई? इन केस ऑफ इंजन इंपोर्टेड, देख लें, इन केस ऑफ इंजन इंपोर्टेड, और इन केस ऑफ गुड्स परचेज्ड इन नीलामी। तो मोहतरम, अगर हमारे पास इन चीजों के बिल मौजूद है ना, तो फिर हम इनकी परचेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या मौजूद है? बिल। अगर इन चीजों के बिल हमारे हाथ में हैं, ये बिल है, बिल को मैं अपने हाथ में अगर होल्ड कर रहा हूं तो मैं परचेज रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो अगर बिल नहीं है, जारी बात है, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इन केस ऑफ परचेज मेड बाय हिम, होंडा लिखें, होंडा होल्ड्स अ बिल, होंडा होल्ड्स अ बिल इन हिज नेम एंड हैविंग हिज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज। हाँ, जनरल टाइप के लिए सेल है, हमारे लिए तो परचेज है, अंडरलाइन यार, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज। और अगर बिजली के बिलों में आपको पता है कि दफा टैक्स डाल के आ जाते हैं, तो बिजली का बिल हमारे नाम होना चाहिए। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस, अ बिल बियरिंग, बियरिंग क्या मतलब? उस पर लिखा हो बियरिंग हिज हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस वेयर द कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड। जी, सप्लाई यहां परचेज के मानी में है, कॉन्टेक्स्ट समझो ना, क्योंकि बात परचेजेस की हो रही है। तो दोबारा पढ़ लें, होंडा होल्ड्स अ बिल, होंडा के पास क्या है? बिल इन हिज नेम, जिसमें होंडा का नाम आ रहा है, उसका नंबर हमारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, उसने सप्लाई किया, हमने रिसीव की, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स, और इन केस ऑफ बिजली के बिल बराबर। अच्छा यार, ये जो अगली 2 लाइनें हैं ना, इनको एरो खींच के यहां ले आए उर्दू वाले की तरफ। उर्दू में पढ़ेंगे, जो परचेज होंडा ने अपने रिटर्न में डाली है, जो परचेज होंडा ने अपनी टायरों की, अगर वो सेल जनरल टायर अपनी रिटर्न में ना शो करे, या रिटर्न छोड़ें, आपको टी अकाउंट से समझ लें कि होंडा टायर को परचेज में डाल दे टी अकाउंट में, और जनरल टायर सेल के टी अकाउंट में ना डाले, तो ये मुनासिब बात तो नहीं है ना। तो लेकिन अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो रिटर्न की बात करें। आप बताएं जी, पहला जुर्म बताएं जनरल टायर का, जो परचेज होंडा ने अपनी रिटर्न में, अगर वो सेल जनरल टायर अपनी रिटर्न में ना शो करे। एक और जुर्म भी हो सकता है जनरल टायर का, वो सुन लें, या होंडा जनरल टायर को 1,17,000 दे, उसमें 17,000 टैक्स दे दे, और जनरल टायर आगे गवर्नमेंट को जमा ना कराए। ये दोनों जुर्म जनरल टायर के, सजा मिलेगी होंडा को। तो होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सजा मिलेगी। कैसे बुरे लोगों से आप चीजें ना खरीदा करें। तो बता दें जी, अगर होंडा ने एक चीज को परचेज में डाल लिया, तो जनरल टायर को क्या चाहिए जब अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करे, तो इसको किस में डाले? या फिर दूसरी बात बताएं, अगर होंडा ने अगर परचेज सेल में भी डाली है, सब कुछ हो गया है, लेकिन हुकूमत के खजाने में वो 17,000 जमा नहीं कराया जो हमने खुद से टायर खरीदे थे, तो सजा किसको मिलेगी? होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये पढ़ें, इफ द जनरल टायर, पता नहीं मुझे आपकी किताबों में खुद आगे लिखना पड़ेगा, फिर आप कहीं घर तक आ गए। इफ द जनरल टायर हैज नॉट शोन, इफ द जनरल टायर हैज नॉट शोन सच सेल इन हिज रिटर्न, सच सेल इन हिज रिटर्न, ये एक जुर्म हो गया। दूसरा जुर्म, और जनरल टायर हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स, आगे काट दें इतना सा छोटा सा, और जनरल टायर हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स, देन इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय होंडा।
बाय होंडा। होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपने चीजें इंपोर्ट की हैं तो अभी सुबह सुबह हम पढ़ के आए हैं, गुड डिक्लेरेशन होना चाहिए आपके पास। अगर चीजें इंपोर्ट की हैं तो गुड डिक्लेरेशन होना चाहिए, तो साबित हो जाएगा आपकी परचेज जेन्युइन है। आपने जो इंजन इंपोर्ट किए हैं वो जेन्युइन है। ही होल्ड्स अ, ये बिल ऑफ एंट्री ना गुड डिक्लेरेशन का एक और नाम है, इसलिए उसने दरमियान में और लिखा हुआ है। ही होल्ड्स अ गुड डिक्लेरेशन इन हिज नेम एंड शोइंग हिज, इट शुड बी प्रॉपरली क्लियर्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज। और बोलो बोलो बोलो। STRN कहते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन नीलामी, अगर नीलामी में आप चीजें खरीद लें तो यार ये जो दो लाइनें ना, ये दो लाइनें यहां भी याद हो जाएंगी, यहां भी एक ही चलेंगी, और इधर भी वही वाले दो लाइनें आपकी चल जाएंगी जो आप याद करेंगे। लेकिन लफ्ज इधर टैक्स एंड वॉइस लिखना है, इधर गुड्स, इधर ये नया लफ्ज अजीब सा है, कोई ट्रेयरी चालान। ही होल्ड्स अ ट्रेयरी चालान हिज नेम एंड बेयरिंग हिज शोइंग पेमेंट ऑफ टैक्स। न्यूमेरिकल निकालें आप जो होमवर्क में करने हैं। भाई को ले जाएं यार। क्वेश्चन 4 निकालें आजाद वाला। आजाद ये 2009 के बाद 2021 तक तकरीबन कोई 12 साल हो गए हैं, न्यूमेरिकल में ये दो लाइनें कभी नहीं आई, क्योंकि ये दो लाइनें तो सवाल को हलवा बना देती हैं। इस लाइन को तो छोड़े परे, ये वाली लाइन आप देखें, असल में ये लाइन है 30 लाख, ये लाइन है 5,10,000 और ये लाइन है 35,10,000। आपको घर में समझ आ गई होगी, मैंने कटवाई होगी, लेकिन मुझे पता फिर भी देखते हैं। तो ये लाइन थी 30 लाख, ये थी 5,10,000 और ये थी 35 लाख। भाई हमारे लिए सिर्फ 30 लाख वाली फिगर काफी होती है, हम 17 के साथ साथ लगाते रहे हैं। तो सेल पे 17 लगाने की जरूरत नहीं थी, शायद इसमें उसने गिवन कर दिया था आपको, वही आप यूज कर सकते थे। और वर्किंग 1 में भी मैंने भी सोल्यूशन में परचेज पे 17 लगाया नहीं हुआ, क्योंकि वो एग्जामिनर ने हमें लगा के दिया हुआ है परचेज पे 17। तो मैंने फिलहाल कहा था आप ये लाइनें छोड़ के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो आपका हो जाना था। अब होमवर्क में आए क्वेश्चन 8। असल में ये 100 पे पढ़ी है, ये 17 पे 117 पे, हमें सिर्फ 100 वाली चाहिए। क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क है फौलाद वाला। इसमें पॉइंट 4 आपको थोड़ा टफ टाइम देगा, लेकिन खुशी की खबर सुनने से इग्नोर करना है। अब वजह फिर कल बता दूंगा। तो पॉइंट 4 को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका ये सवाल मैच हो जाएगा। इस पॉइंट 4 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि उसने हमें दिया है सेक्शन 73 में। ढूंढे जरा सेक्शन 73 पेज 451 पे, पेज 451 पे। पॉइंट 2, क्रेडिटर को 180 दिन में पैसे ना देना जुर्म है। इंग्लिश में पढ़े, यही लग रहा है। क्रेडिटर को 180 दिन में पैसे ना देना जुर्म है, लिख लें। क्रेडिटर को 180 दिन में पैसे ना देना जुर्म है। 73 के 2 में इंग्लिश में पढ़ लें। क्रेडिटर को 180 दिन तक पैसे ना देना जुर्म है, पेज 451। पुरानी बुक है नहीं है। क्रेडिटर को 180 दिन में पैसे ना देना, 180 दिन तक पैसे ना देना जुर्म है। अब जारी बात है, एक बंदा इतने दिनों से आपके पीछे पड़ा हुआ है, पैसे दो, और आप पैसे उसको नहीं दे रहे। 180 दिन गिनने आते हैं आपको? गिनने आते हैं? मुझे गिन के बताएंगे 180 दिन कि मैंने परचेज की गुड्स ऑन 7 मार्च, मैंने परचेज की गुड्स ऑन 7 मार्च। दिन गिनने आते हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाले सेक्शन पढ़े हुए हैं। तो मैंने परचेज की चीजें 7 मार्च को। आई शुड मेक पेमेंट बाय, चलें जी काउंट करें, 7 मार्च को ना गिनिएगा बीच में, रेजिडेंट की तरह नहीं करना, जहां वो आने जाने वाला दिन नहीं, 7 मार्च को नहीं गिनना, 8 से गिनना शुरू करें। बस गिने जो 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 अपने अपने जवाब आ रहे हैं। 180 दिन गिने। एक 180 दिन गिने।
कितने दिनों में से पेमेंट, अच्छा कोई बंदा आपको आके कहे यार मैंने इसको कितने दिनों में पेमेंट करनी है, आप सेल्स टैक्स पढ़े तो आपको बताना चाहिए ना एग्जैक्ट डेट, यार फलां दिन तक इसे पेमेंट ना करी, क्या कर दें, सॉरी बताते हैं जो जो जहन में आ रही है बताते रहे। एक ने बताया 3 सितंबर, एक ने बताया 4 सितंबर, सबको गिनने दें। 27 अगस्त, ये तो मुझे गलत लग रही है, 27 अगस्त सही नहीं है। ओके चलें जी, लेट्स ट्राई। कोई नहीं, पेपर में आराम से आप काम कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। तो 7 को नहीं गिनना, 8 को गिनना है। पहला महीना मेरा मशवरा है उंगलियों के पोरों पे गिनना है, पहला सिर्फ पहला महीना आपने उंगलियों के पोरों पे गिनना है। सारे ऐसे हाथ अपने सामने रखें, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये कितने दिन हो गए? एक्सेलेंट, 24 दिन हो गए। 24 दिन ये हो गए, आगे उंगलियों पे गिनने की जरूरत नहीं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? मई, जून, तो भाई चलते चलते ये भी ध्यान रखना है कि दिन 180 ना हो जाए। अब दिन 180 तो नहीं हो गए, चलें आगे भी चलाई रखें। अगस्त 31 दिन, अच्छा अभी भी नहीं होंगे 180। अब मेरा मशवरा ये है कि अब 180 यहां लिख लें ताकि जो भी अगला महीना डल रहा है ना उसमें फिर बैलेंसिंग आ जाए दिन। तो अब आप बैलेंसिंग बताएं। 3 सितंबर, तो 3 सितंबर आई शुड मेक द पेमेंट बाय 3 सितंबर। तो 3 सितंबर तक अगर मैं पेमेंट कर दूं तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर 3 को भी पेमेंट कर दूं तो शुक्र है मैंने कोई जुर्म नहीं किया। नोट करें, इसको नोट करना है। ये ना हर न्यूमेरिकल में आके पूछ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तकरीबन हर अटेम्प्ट में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। वहां तक सही था ना, कोई रिपीट तो नहीं करना था। तो भाई ये महीने हमने गिनने शुरू किए थे, तो इसमें बस चलते चलते ये ध्यान रखना जब 180 दिन पूरे हों तो आखिरी में महीने में आप बैलेंसिंग निकाल लें। 3 सितंबर इज द लास्ट डेट। अब मोहतरम 4 सितंबर की सुबह बेगम अपने शोहर को बुलाएगी और शोहर को बुलाएंगी, ले मुजरिम सरताज मेरे कर नाश्ता। तो बेगम मैंने क्या जुर्म किया है? कहेगी एज पर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सेक्शन 73 यू शुड make the payment to creditor by 3rd September. As you have not made the payment to creditor by 3rd September, therefore I hereby give verdict that you are a mujrim. So I hereby present you only paratha without anda. So this is your saza from my side, and from government side वो अलग सजा है। ओके, तो 3 सितंबर तक अगर वो पेमेंट कर दे तो डेट इज गुड। अच्छा अगर खुदा ना खास्ता ना करे तो फिर पेपर में इसको टैकल कैसे करेंगे? फिर परचेज को उल्टाना पड़ेगा या रिकॉर्ड रहने दिया जाएगा? उल्टाना पड़ेगा। आप जरा उर्दू में लिखें एक बात, पेपर में इसको टैकल कैसे करना है। अब अगर वो 3 सितंबर तक पेमेंट नहीं करता तो सितंबर के न्यूमेरिकल में अब लिखना करना क्या है। अब अगर वो 3 सितंबर तक पेमेंट नहीं करता तो सितंबर के न्यूमेरिकल में क्या उल्टाएं यार? परचेज उल्टाएं, सेल उल्टाएं? क्रेडिटर को पेमेंट नहीं की तो परचेज की होंगी ना चीजें, तो सितंबर के न्यूमेरिकल में परचेज उल्टा दें। सितंबर के न्यूमेरिकल में परचेज उल्टा दें। रिकॉर्ड कब हुई होगी? एक्सेलेंट, मार्च में, जब उधार पे चीजें खरीदी थी। क्रेडिटर को पेमेंट तो काफी अर्सा हो गया नहीं की ना, लेकिन क्रेडिटर से खरीदी कब थी? मार्च में। तो खरीदी कब थी? मार्च में। उल्टानी कब है? सितंबर
सितंबर में। कैसे उल्टाएंगे ये भी आगे लिख लें। वर्किंग वन में माइनस करके, वर्किंग वन में माइनस करके। क्या मतलब वर्किंग वन में माइनस करके? वर्किंग वन में परचेज रिटर्न नहीं जिस तरह माइनस करते उसी तरह माइनस कर देंगे। अब और जहन में क्या सोच रहे होंगे, ये परचेज किस महीने की थी, किस महीने में रिकॉर्ड हो गई थी, कब उल्टा दें? मार्च में किस वर्किंग में परचेज रिकॉर्ड हुई होगी? वर्किंग वन में। सितंबर में किस वर्किंग में परचेज उल्टाएं? वर्किंग वन में। मार्च में परचेज रिकॉर्ड हुई होगी, सितंबर में परचेज उल्टा दें। क्लियर? अब वो एडजस्टमेंट पढ़ लें जो आज के न्यूमेरिकल में है। पता नहीं मैं इसे क्यों कह रहा हूं, इग्नोर करना है। आपने तो अभी ये सीखे वर्किंग वन में उल्टा देना है। हमारा न्यूमेरिकल किस महीने का है? फरवरी 2012 का। क्वेश्चन 8 फौलाद। हमारा न्यूमेरिकल किस महीने का है? फरवरी 2012 का। एन अमाउंट ऑफ 8,20,000 फॉर परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इज पेएबल। आउटस्टैंडिंग। इज पेएबल, इतना बड़ा जुर्म है। इज पेएबल की बजाय लिखें स्टिल पेएबल। स्टिल पेएबल, अभी तक पेएबल है। सिंस जुलाई 2011। और हम किस महीने में खड़े हैं? फरवरी 12 में। ये कब से पेएबल है? जुलाई 2011 में। तो बहुत पुराना क्रेडिटर है ना। एक मिनट आगे पढ़ें। द रिलेटेड इनपुट वॉज अकाउंटेड फॉर इन द रेलिवेंट मंथ। इसका क्या मतलब है? इसकी परचेज तो जुलाई में रिकॉर्ड हो गई थी ना। इसकी परचेज जुलाई में रिकॉर्ड हो गई थी। इस लाइन का क्या मतलब है? द रिलेटेड इनपुट वॉज रिकॉर्डेड इन रेलिवेंट मंथ। इस लाइन को तो छोड़ें, इसकी परचेज बस रिकॉर्ड हो गई थी जुलाई में। यार एक इस सवाल में मसला है, इस सवाल में ना डेट नहीं दी हुई। तो मेरा मशवरा ये, जब डेट ना दी हो तो 31 जुलाई अज्यूम कर लें। आप तो कह रहे हो कि यकम अज्यूम करें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना इंशाल्लाह। यकम अज्यूम करने से भी पेपर में आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन इधर मेरा मशवरा 31 अज्यूम कर लें। 31 जुलाई 11 लिखें। 31 जुलाई 11। अब जरा मुझे कैलकुलेशन करवाएं, कब से पेएबल है? तो 31 को ना गिने, 31 को ना गिने, फिर वो पहला एक दिन ना गिना करें, अगस्त से गिनना शुरू करें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे लग रहा है कि जनवरी का टोटल 180 से बढ़ जाना है। जनवरी में अगर आपने 31 डाल दिया तो ये टोटल 180 से ऊपर निकल जाना है। तो इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। 180 बैलेंसिंग 27 जनवरी। 27 जनवरी तक किसको पेमेंट कर देनी चाहिए थी हमें? क्रेडिटर को। जनवरी के न्यूमेरिकल की वर्किंग वन में इसे उल्टा दिया होगा। पेपर में ये assumption आपने देख लिया क्या जानी है। जनवरी के न्यूमेरिकल में परचेज को उल्टा दिया होगा। ये पेपर में assumption दिया आइएगा, लॉ फॉलो हो रहा होगा। फरवरी में आप इसको कुछ ना करें, क्योंकि 180वां दिन कब मुजरिम कब बने? बस ये बता दें, जनवरी में बने, फरवरी में? कब सजा कब दें? जनवरी में दें, फरवरी में? बस सी बात। व्हेन ही इज मुजरिम, किस दिन नाश्ता मिलेगा वो उस तरीके से? जनवरी में मिलेगा नाश्ता। तो व्हेन ही इज मुजरिम ही शुड बी पनिश्ड। हम किस महीने में हैं? जिसकी ठुकाई हो चुकी हो उसकी दोबारा ठुकाई लगाएं फरवरी में। तो लिखें जनवरी में ये मुजरिम 27 जनवरी तक पेमेंट होनी चाहिए थी। लिखें 27 जनवरी, उर्दू लिखा करें, टुकाओ के उर्दू लिखा करें। 27 जनवरी तक पेमेंट होनी चाहिए थी। नहीं हुई। 27 जनवरी तक पेमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तो जनवरी में ये मुजरिम बना। जनवरी में सजा मिल गई होगी। सॉफ्ट सा करके लिखें जैसे मैंने बोला है, फुल स्टॉप। जनवरी में सजा मिल गई होगी। जनवरी में सजा मिल गई होगी। फरवरी के न्यूमेरिकल में इग्नोर कर दें इस लाइन को। अब चलिए, आपने याद कराना है, ये एडजस्टमेंट ना कल दोबारा रिवाइज करेंगे। लेकिन फिलहाल पॉइंट 4 को छोड़ दें आप, बाकी सवाल ट्राई कीजिएगा, मेरा ख्याल से हो जाएगा आपका। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न पता चला लेंगे दोनों में से कौन सी है।
बस ठीक है, ओवर।